12 कैंडिडेटों में 4 कैंडिडेट करोड़पति लोग थे और सब लोग पैसे का बौछार कर चुके थे समाज में। और दबंगई उन लोगों की रैलियों को देखते तो हम अपने किस्मत से थक जाते थे कि नहीं, शायद अब मैं नहीं जीत सकता हूँ। एक जुनून के साथ इलेक्शन लड़ा और 6 पंचायतों का इलेक्शन जब लोग करोड़ों रुपये खर्च कर रहे थे, एक कैंडिडेट है जो 70 से 80 लाख रुपये जिला पार्षद में खर्च किए हैं, उन लोगों को मैं मात देकर लगभग 50,000 के अंदर में चुनाव को समेट दिया। मामूली बात नहीं कि 6 पंचायतों का चुनाव और 50,000 रुपये के अंदर आप समेट देंगे। जब मामला दबंगई का आता है तो मैं वहाँ पीछे हट जाता था। जब मामला पूंजीवादी चीज़ों का आता था तो मैं बहुत थक जाता था अपनी किस्मत से कि शायद अब मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ, चुनाव नहीं जीत सकता हूँ। आज अगर आप इस पत्रकारिता की दुनिया में आए तो आपको देखकर बहुत लोग पत्रकारिता करते हैं, क्योंकि अगर मैं किसी से मोटिवेट होकर पत्रकारिता शुरू किया था तो वो आपको देखकर, क्योंकि आपका नाम तंजील अहमद है और मैं जब ये देखा कि जब आप ये कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ, तो मैं बड़े मजमे में उनको बोला था कि मैं इसी ज़मीन का एक बंदा हूँ और ज़मीनी स्तर का नेता बनकर इन्हीं लोगों के सामने आपको नेता बनकर के मैं दिखा दूंगा। और वो मेरे लिए एक चैलेंज था। सिर्फ बोलना तो बहुत आसान था, करके दिखाना बहुत हार्ड था, और वो मैं कर दिखाया हूँ। आज सांसद महोदय को भी शायद ये देखते हुए बहुत खुशी हुई होगी। जो बुज़ुर्ग माएँ थी वो ज़बरदस्ती हाथ मिलाने का कोशिश किया, तो जब हाथ मिलाई तो मैं देखा कि किसी के हाथ से 200 रुपये, किसी के हाथ से 500 रुपये और किसी ने 2000 तक मुझे मदद किया। अगर सब लोगों का साथ रहा और जिला पार्षद में ही मेरा कदम रुकने वाला नहीं है और मैं रेगुलर कोशिश करते रहूँगा। अगर लोग चुनेंगे तो विधानसभा भी लड़ेंगे, यकीनन मुझे उम्मीद है। ये हम लोगों को एक मैसेज भी देना चाहेंगे कि गरीबी होने का ढिंढोरा मत पीटिए। आप अपने गरीबी होने का ढिंढोरा पीटते हैं और समाज में जब आपकी बेटियों का शादी होता है आप 4 से 5 लाख रुपया दहेज दे देते हैं और अपने बच्चों को आप पढ़ाई से दूर रख देते हैं। आज हमारे साथ फैज़ान अहमद साहब हैं, 23, 24, 25 साल के एक नौजवान जो जिला परिषद का चुनाव जीते हैं। जिला परिषद संख्या किशनगंज जिला परिषद क्षेत्र संख्या 11 जो है वहाँ से ये जिला परिषद का चुनाव जीते हैं। बहुत ही कम उम्र में इन्हें ये सफलता मिली है। तो आज हम जानेंगे कि ये कैसे मुमकिन हुआ, क्या इनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है, किस तरीके से ये चुनाव जीतना मुमकिन हुआ और किन दिग्गजों को इन्होंने चुनाव में हराया। तमाम चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। फैज़ान साहब, सबसे पहले यही बताइए कि आपकी उम्र क्या है? कुछ लोग 23 बोल रहे हैं, कुछ 24 बोल रहे हैं, कुछ 25 बोल रहे हैं, उम्र क्या है? अच्छा, वैसे हम आपको बता देते हैं कि जो एफिडेविट में मैंने उम्र दर्ज कराया है वो 25 साल का उम्र है। और वैसे लोग ये समझते हैं, और मैं भी कई जगह बोला हूँ कि 23 साल का एक नौजवान, तो एफिडेविट में जो मेरा उम्र है वो 25 साल का है। इसलिए आपने सही बोला कि एक 25 साल का नौजवान, और 23, 24, 25 से शुरू किया, इसलिए ये साफ जाहिर कर देते हैं कि एफिडेविट में जो मेरा उम्र है वो 25 साल का है। आपका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है? आपके परिवार से पहले कोई राजनीति में रहा है? नहीं, हमारे परिवार से ना रहा है, ना हमारे घर से कोई, ना और बल्कि हमारे गांव से भी बहुत बड़ा कोई पॉलिटिकल कैरियर वाला आदमी रहा नहीं। और हम पहला ऐसा शख्स हैं जो एक पॉलिटिकल कैरियर में अपनी किस्मत को आजमाए हैं, और पहली दफ़ा भी हमको मौका भी मिल गया है। कौन सा गांव है आपका? भनकर दवारी गाँव है हमारा। अच्छा, प्रखंड कौन सा पड़ता है? प्रखंड ठाकुरगंज और जिला किशनगंज जी। अच्छा, तो कब से आपने सोचा कि राजनीति में आना है, क्यों आना है, क्या क्या किया, कब से ये शुरुआत कहाँ से होती है? असल में जो शुरुआत थी वो 12 नवंबर 2020 से शुरुआत हमने ये सोच कर किया कि जब लोग ये सोचते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारा जो सोच आया तो महबूब साहब के इससे कि CPIM का कोई एक विधायक है जो बिना पैसा खर्च करके भी चुनाव लड़ सकता है, और एक बार नहीं, बलरामपुर से विधायक जो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगभग 3-4 बार चुनाव जीत गए। तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि अगर चुनाव लड़कर अगर हम क्षेत्र के लिए कुछ भला कर सकते तो क्यों नहीं लड़ा जाए। और 12 नवंबर से रेगुलर हम समाज में बंधे रहने का कोशिश की। फिर उनके बाद कई सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने कभी हार नहीं माना और रेगुलर कोशिश करते करते हम चुनाव तक पहुँच गए और चुनाव जीत भी गए। कहा जाता है कि स्पेशली जिला परिषद चुनाव और मुखिया का चुनाव, इसमें पैसा और पावर बहुत ज़्यादा चलता है कि समाज में दबदबा आपका कितना है। तो वो चीज़ आपने क्या कुछ फेस किया कि आपके विरोधियों के पास बहुत ज़्यादा पैसा था या दबदबा था? क्या कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा? और
पैसा कितना खर्च हुआ आपका, किस तरह का पैसा? देखिए, धन बल की ज़रूरत तो शायद चुनाव में पड़ती है और मुझे ऐसा फेस करना पड़ा कि एक जगह धन बल की राजनीति थी और एक जगह गरीब का बेटा का चुनाव लड़ना था। और लोग ये समझते थे कि जो दबंग लोग होंगे वही चुनाव जीतेंगे और जो करोड़पति पूंजीवादी लोग होंगे वही चुनाव जीतेंगे, और इन सारी चीज़ों का फेस मुझे करना पड़ा। लेकिन लोग ये नहीं समझते, लोग ये समझते हैं कि इनका विज़न साफ है, कौन क्या करना चाहते हैं। इसी मकसद से हमने जो चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि कुछ जगह ऐसा भी मुझे लगा कि नहीं, अब शायद मैं चुनाव हार जाऊंगा, अब मैं चुनाव नहीं जीत सकता हूं। जब मामला दबंगई का आता है तो मैं वहाँ पीछे हट जाता था, जब मामला पूंजीवादी चीज़ों का आता था तो मैं बहुत थक जाता था अपनी किस्मत से कि शायद अब मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ, चुनाव नहीं जीत सकता हूँ। लेकिन एक बंदा था मेरे साथ जिनका नाम मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बल्लुर रहमान नाम है उनका, और मेरे साथ हमेशा वो खड़ा रहता था और मुझे वो दिलासा देता था कि बेटा तुम हार मत मानो कभी, तुमसे मैं जब जुड़ा हूँ तो जीतने के लिए जुड़ा हूँ और मुझे लगता है ऐसा कि तुम जीत सकते हो। कोई ना कोई पीछे से बैक में सपोर्ट रहता था। तो ये जो बंदा है जिनका नाम मैं लिया इस वीडियो में, वो हमेशा हमको ये कहता था कि जीत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी होगी। जब 12 कैंडिडेटों में 4 कैंडिडेट करोड़पति लोग थे और सब लोग पैसे का बौछार कर चुके थे समाज में, और दबंगई उन लोगों की रैलियों को देखते तो हम अपने किस्मत से थक जाते थे कि नहीं, शायद अब मैं नहीं जीत सकता हूँ। लेकिन हमेशा मुझे दिलासा दे सकते थे। एक प्लेटिना गाड़ी से शुरुआत हुई थी और वो भी प्लेटिना गाड़ी जो मेरा सेकंड हैंड था और 10,000 रुपये में खरीदा था। फिर वो गाड़ी ख़राब होने के बाद जो बल्लुर रहमान साहब का नाम लिया, उसकी स्प्लेंडर प्लस बाइक में लगभग 3 से 4 महीना मैं दौड़ा किया। उसके बाद फिर धीरे धीरे वक्त आता गया और फिर एक हमारे जीजाजी भी लगेंगे और एक अच्छे दोस्त भी हैं, उन्होंने अपने स्कॉर्पियो गाड़ी हमको प्रोवाइड किया, अपना तेल भर के दिया। और कुछ दोस्तों ने काफ़ी मदद किया, जैसे मैं आपको बताऊं तो मालिनगांव पंचायत और बंदर झूला पंचायत की कुछ शेरशावादी बिरादरी है जो मुझे काफ़ी पैसे के मामले में मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, कभी 50,000 कभी 60,000 रुपये दे करके हमको आगे बढ़ाने का कोशिश किया। और मैं रेगुलर चलता रहा, मैं कभी हार नहीं माना। और ये जो हमको आज आप जिला परिषद बनते हुए देख रहे हैं, ये मेरा कमाल नहीं है, बल्कि समाज के उन नौजवानों का कमाल है, समाज के उन बुज़ुर्गों का, गरीबों का कमाल है, जिन्होंने आज मुझे जिला परिषद के पोस्ट तक पहुँचा दिया है। इलेक्शन के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो आप हमसे बताना चाहेंगे? कुछ क्योंकि कम पैसे में आप लड़े थे, कुछ ऐसा चीज़ हुआ होगा जो यादगार, कुछ ऐसा मुसीबत सामने आया होगा, कुछ ऐसी कहानियाँ जो बताना चाहें? एक मुसीबत है जो आप तक हम शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि कम पूंजी में इलेक्शन लड़ने से बहुत ज़्यादा मुसीबतें सामना करना पड़ता है। एक बार की बात है जब हम जिनका नाम लिए हैं वीडियो में, बल्लुर रहमान साहब और हम दोनों एक बाइक में बैठे हुए थे और लगभग हमारा वहाँ से पेट्रोल पम्प 18 किलोमीटर दूर था और वहाँ से कोई एक मार्केट था जिसका नाम भूल रहा हूँ, 7 किलोमीटर दूर था और हमारे गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया। और आपको विश्वास नहीं होगा, मात्र हमारे पॉकेट में उस समय 20 रुपया था और हम ये सोच रहे थे अगर किसी मार्केट में जाकर के तेल भी लेना होगा तो किस तरीके से लेंगे। फिर उसी गाड़ी को हम लोग धकेलते हुए लगभग 7 किलोमीटर दूरी तय किए और वहाँ पर जाकर के कोई एक जान पहचान आदमी मिला। फिर उन लोगों ने 100-200 रुपये हमारे हाथ में थमाया और 100 रुपये का तेल, फिर 100 रुपये साथ में लेकर चला। ऐसे बहुत सारे हैं। अभी जो खास करके लास्ट टाइम में 10-12 दिन का कैंपेन रहा हमारा, उस 10-12 दिनों का बात हम बताएंगे आपको कि बहुत सारे हमारी माँओं ने, बहनों ने और बुज़ुर्गों ने, नौजवान दोस्तों ने जो मुझे मदद किया है। बहुत लोग तो ऐसा होता था कि हमारे गाड़ी के आगे किसी और की गाड़ी दौड़ती थी और वो पेपर में लपेट कर 100-200 रुपया देते थे और जब हमारी गाड़ी पीछे से जाती थी तो वो पेपर गिरा देते थे और 100-200 रुपया वो आदमी हमारे हाथ में पकड़ा देते थे। बहुत सारे लोगों का ये भी है कि जब हम एक बार बंदर झूला में, एक गांव है मिर्चान बस्ती, उस गांव में जाना हुआ तो रात का टाइम था, लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे मोहब्बत दी और औरत लोग हमसे हाथ मिलाने, तो मैं हाथ नहीं मिलाता किसी, तो जो बुज़ुर्ग माएँ थी वो ज़बरदस्ती हाथ मिलाने का कोशिश किया। तो जब हाथ मिलाए तो मैं देखा कि किसी के हाथ से 200 रुपये, किसी के हाथ से 500 रुपये और किसी ने 2000 तक मुझे मदद किया। तो ये तकलीफ़ें सामने आती है और अगर आप ये लोग ये चाहते हैं कि नहीं, एक नौजवान बेटा अगर आगे आएगा तो उनको मदद का भी ज़रूरत पड़ता है। तो ऐसे मुझे बहुत लोगों ने 200, 500, 700, 1000 रुपये से मदद किया है। और एक बार की बात है जब हमको स्कॉर्पियो प्रोवाइड हो गया था, हमारे एक दोस्त और एक मेहमान भी बोलिए उनके तरफ से, तो लगभग 11:30 बजे रात में एक गिलाबाड़ी गांव है, वहाँ पर हमारा तेल ख़त्म हो गया गाड़ी में और वहाँ के लड़कों ने, साकिब नाम है, उसके बाद ज़मींदार अनवर भाई, रईस भाई और ख़ास करके बरकत नाना अपना ट्रैक्टर से तेल निकाल कर, अपना इससे 20 लीटर डीजल निकाल कर हमारे स्कॉर्पियो में भर के दिया उस समय। तो ये सारी जो तकलीफ़ें हैं,
इनको खास करके फैज़ान नहीं बोल सकता है, क्योंकि फैज़ान को जिस जिस नीयत से लोग चुना है कि नहीं ये भी लोगों के लिए एक अच्छे तौर पर एक अच्छा लीडर, अच्छा रहनुमा बनकर आएगा। तो क्योंकि मैं ज़मीनी लेवल का नेता हूँ और मैं चीज़ों को देखा हूँ, यहाँ तक कि मुझे बहुत लोगों ने ये भी ठेस पहुँचाया था कि नहीं आप तो किसी को हराने के लिए आ रहे हैं, आप 100 वोट लाएंगे पूरे पंचायत में, आप 900 वोट लेके आएंगे, आप 9 नंबर के कैंडिडेट हैं। इन सारे चीज़ों से हटकर आपको आगे का एक विज़न लेके चलना पड़ेगा और आपको ये बोलना पड़ेगा कि आप वोट दीजिए या ना दीजिए, लेकिन दिल में ये ख्याल लाइए कि हमको दुआ कीजिए कम से कम मेरे लिए, क्योंकि दुआओं से जो चीज़ें बनी हैं मेरे लिए, इन सारे चीज़ों का दारो मदार दुआ है। और लोग ये समझते हैं कि 30,000 आदमी, इन सारे लोगों का मैं एक लीडर बन के जो उभरा हूँ, इन सारे लोगों की दुआएं सपोर्ट हमारे साथ है। ठीक है, वो वोट सपोर्ट की बात है। आज मैं 6,400 वोट लाकर ये बताने का कोशिश किया कि नहीं, एक गरीब का बच्चा, एक किसान का बच्चा भी चुनाव लड़ सकता है। और आपको मालूम है कि जिस दिन किसानों की रैली, जिस दिन किसानों का प्रोटेस्ट हटाया दिल्ली से ख़त्म हो गया था कि नहीं अब बीजेपी सरकार उनके सामने झुक गई है, मैं उस दिन दिल में ठान लिया था कि मैं भी चुनाव जीत जाऊंगा, क्योंकि एक किसान का बच्चा चुनाव लड़ रहा है। और उसी दिन से मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा। आप अगर तकलीफ़ों को सुनेंगे तो एक लंबी दास्तान चले जाएगा, आपका एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत सारी तकलीफ़ें। एक बार की बात है, मैं किसी गांव में एंट्री किया और सुबह से चाय भी नहीं पिया था, फजर का नमाज़ किसी और गांव में जाके पढ़ा। उनके बाद लगभग 4 बजे का टाइम था, तो जो माँ है वो पहचान लेता है अपने बेटा को कि भूखा है या कुछ खाया पिया है। तो एक माँ ज़बरदस्ती हमको बोलने लगी, बेटा तुम अगर नहीं खाओगे तो तुमको वोट नहीं देंगे हम। और ज़बरदस्ती उस वक्त हमको बिठा करके उनके घर में जो कुछ भी था अल्हम्दुलिल्लाह हमको खाना खिलाया। यहाँ तक कि हम लोगों के पास पैसा नहीं होता था कि किसी होटल में जा कर के खाना खाएं। ये भी हमारे हिम्मत से बाहर था कि अगर 100 रुपया आज अगर हम लोग दोनों 50-50 रुपये प्लेट का खाना खा लेंगे तो हमारे गाड़ी में तेल भरने का पैसा नहीं होगा। बहुत सारी दुख मुसीबत भी बात रही और बहुत लोगों ने यहाँ तक भी बोला कि अभी देखा जाएगा, तुम एक नौजवान हो, 2-4 साल हारो, 2-4 बार हारो, हारने के बाद तुमको एहसास होगा, फिर तुम जीतोगे। इन सारे चीज़ों से आपको उठना पड़ेगा। और ख़ास करके आपके मीडिया चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका मीडिया को बहुत लोग देखते हैं, बहुत लोग पसंद भी करते हैं और आपके थ्रू बहुत लोग ये देखते भी हैं। तो ख़ास करके उन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हिम्मत कभी मत हारिए, किसी भी मरहले में हो, चाहे मीडिया के लाइन में हो या किसी भी बिजनेस लाइन में हो, आप हिम्मत मत हारिए। अगर आपके हौसले बुलंद होंगे तो आप 7वें आसमान पर भी सैर कर सकते हैं। और यही चीज़ मेरे साथ हुआ। और जो ख़ास करके अभी जो सबसे बड़ी तकलीफ़ हुई हमको, जो बल्लुर रहमान साहब अपनी गाड़ी को बेचा था, अपना स्प्लेंडर प्लस गाड़ी था उनका, उस गाड़ी को मेरे लिए बेच दिया। और मुझे उस समय लगा कि एक करारा झटका लगा कि नहीं, शायद 20,000 में गाड़ी को बेच दिया, मैं जीतूंगा या हारूंगा। इनका दिल देख के मुझे ये लगा कि अब मैं शायद हारने के कगार पर हूँ, इसलिए गाड़ी बेच रहा है। और वो कह दिया था कि अगर मैं गाड़ी बेच रहा हूँ तो मैं जीतने के लिए बेच रहा हूँ और जीत के दिखाऊंगा। बहुत सारे लोग जो 500 और 1000 रुपया ले करके किसी आदमी का काम कर रहा था, वो बंदा उस समय हमसे 1 रुपया भी नहीं ले रहा था। और भूखे प्यासे, यहाँ तक कि उनके बच्चे लोग किसी कोचिंग में पढ़ते थे, उनसे टाइम लिए हुए थे कि भैया हम हारे या जीते, फरवरी तक आपको पैसा मिल जाएगा। ऐसा चीज़ बहुत देखने को मिला। और गरीबी किसी चीज़ को नहीं रोक सकती है। बहुत लोग ये समझते हैं कि गरीबी किसी आदमी को किसी बड़े सोच से रोक देती है। मुझे नहीं लगता भैया, क्योंकि मैं इस रास्ते से गुजरा हूँ और गरीबी को बहुत अपने अंदर अंडर एस्टिमेट करके देखा हूँ कि गरीबी किसी चीज़ को नहीं रोक सकती है। बस आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, और अगर आपके अंदर जुनून है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। राजनीति में आने से पहले आप क्या करते थे? राजनीति में आने से पहले हम लगभग 1-1.5 साल हम पत्रकारिता की दुनिया में रहे हैं। और हम न्यूज़ बिहार, मेरा एक न्यूज़ चैनल रहा है, यूट्यूब चैनल, जिसमें हम काम करते थे और समाज के जो बर्निंग इश्यूज़ हैं उन पे काम करते थे। हमारे आपके जो सहयोगी हैं वो लोग देखे भी हैं कि कई दफ़ा हम आप लोगों के जो सहयोगी हैं उन लोगों के साथ भी मुलाकात होती थी और सवाल पूछने में मज़ा आता था कि नहीं, अगर आप लीडरों से काम लेना चाहते हैं तो आपको सवाल पूछना पड़ेगा। और जब सवाल पूछते पूछते मैं थक गया तो मैं सोचा कि कोई जवाब बन ही नहीं रहा है, तो मैं जवाब बनने का कोशिश किया और आज मुझे जवाब देने के लायक लोगों ने बना दिया और अब जवाब भी देंगे इंशाल्लाह। जवाब से याद है कि आप खरखरी भरभरी के आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। अब जब आप चुनाव जीत गए हैं तो क्या लगता है उस आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाएंगे या कुछ उसमें हल उसका निकलेगा? देखिए, खरखड़ी भेरबेड़ी पुल का जो आंदोलन था, लोग उसे कुछ पॉलिटिकल व्यू से देख सकते हैं, लेकिन मैं उसको कभी पॉलिटिकल व्यू से नहीं देखा हूँ, क्योंकि वो हमारी मजबूरी है। आज अगर 1-1.25 लाख लोगों की मजबूरी है कि वो नाव पर पार होते हैं, तो ये सब पूरे किशनगंज जिला वासियों की मजबूरी है। और अब तो वो मुहिम और तेज़ होने वाला है, क्योंकि खरखड़ी भेरबेड़ी पुल से जुड़ा एक
लड़का आज जिला पार्षद बन गया, अब उसके लिए अगर हमको जान भी गंवाना पड़ेगा तो गंवाएंगे और अपनी पूरी ताकत को उसमें झोंक देंगे, क्योंकि हम सबसे पहले हमको पुल की ज़रूरत है। 17 किलोमीटर की दूरी को हमको 85 किलोमीटर तय करना पड़ता है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि अगर रात में कोई बंदा को किशनगंज जाना पड़ेगा तो वो जा नहीं सकता है। 6 बजे के बाद नाव बंद हो जाती है और हम लोगों का जब मुसीबत स्टार्ट होता है वहीं से स्टार्ट हो जाता है। हमारे वहाँ के लोग जब डॉक्टर के घर जाते हैं इतना दूर घूम करके, जिन लोगों के पास सिर्फ 1000 रुपया होता है डॉक्टर को दिखाने के लिए, उनका सिर्फ और सिर्फ 15 से 2000 रुपया गाड़ी में लग जाता है। तो कैसे इन चीज़ों का सोल्यूशन कहीं ना कहीं उन लोगों को ही करना पड़ेगा जो लोग पॉलिटिकल व्यू में रहते हैं और सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर काम करते हैं। और खरखड़ी भेरबेड़ी पुल का जो निर्माण का मामला है, जो उनका एक आंदोलन का मामला है, उनके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। एक छोटा सा सवाल ये है कि कहीं ना कहीं आपके बहुत चाहने वाले लोग हैं, बहुत आपका यहाँ पर एक बहुत सारा बड़ा भीड़ इकट्ठा हुआ है, तो सवाल ये बनता है सर कि बहुत लोगों का सवाल है दिल में लेकिन बोलना नहीं चाहता कोई, कि बहुत लोग सोचते हैं कि कांग्रेस का, सर मेरा ये सवाल है कि कांग्रेस का कुछ दिन नहीं आना कहीं ना कहीं ये साबित नहीं करता है सर कि आप लोग हमारे इस महानंदा पुल खरखड़ी के साथ नहीं है बल्कि निश्चित आप पॉलिटिक्स करिए। नहीं सर, नहीं बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं सर, नहीं सर प्लीज नहीं पॉलिटिक्स नहीं, मैं बस पूछना चाहता हूँ सर अपना अपना सवाल है, मैं दूसरे बोला अपना सवाल है मेरा। सुनिए ना, आप सवाल इनसे हो रहा है ना, आप एक मिनट चुप रहिए ना, सर से जिनका सवाल होगा वही जवाब देगा। अच्छा बात है, मैं थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा हूँ। खरखड़ी बड़ी प्रोटेस्ट जब चल रहा था, जब आप मीडिया में थे, तो आपने जो हमारे स्थानीय सांसद हैं किशनगंज के कांग्रेस के डॉक्टर जावेद साहब, उनसे कुछ बहस या तकरार हुई थी। लोग बताते हैं उस वक्त शायद आपने उन्हें चैलेंज भी कर दिया था, क्या पूरा हुआ? उस समय एक तीखी बहस चल रही थी कि जब सांसद महोदय हमारे 11 अगस्त को हमारे वहाँ प्रोटेस्ट था खरखड़ी भेरबेड़ी में, तो कांग्रेस के एक भी आदमी नहीं पहुंचने की वजह से मैं उनसे सवाल किया था कि सर आप भी नहीं आए और आपके कांग्रेस के कोई प्रतिनिधि तो आना चाहिए था कम से कम। तो मुझे बोलने लगे कि अगर तुमको नेतागिरी करना है तो तुम ऑफिस में आके बात करना। तो मैं बड़े मजमे में उनको बोला था कि मैं इसी ज़मीन का एक बंदा हूँ और ज़मीनी स्तर का नेता बनकर इन्हीं लोगों के सामने आपको नेता बनकर के मैं दिखा दूंगा। और वो मेरे लिए एक चैलेंज था। सिर्फ बोलना तो बहुत आसान था, करके दिखाना बहुत हार्ड था, और वो मैं कर दिखाया हूँ आज। सांसद महोदय को भी शायद ये देखते हुए बहुत खुशी हुई होगी, नाराज़ तो नहीं होंगे, क्योंकि उनके सामने एक बच्चा आज जिला परिषद बन गया है। महोदय को भी बहुत खुशी होगी कि नहीं, जो बंदा ये बोला था वो करके दिखाया है। अब जब आप चुनाव जीत गए हैं तो क्या लगता है कि जो और क्षेत्र के नौजवान हैं जो हमेशा इसी परेशानी में रहते हैं कि चुनाव लड़ेंगे तो उसके लिए धन चाहिए, बल चाहिए, उनसे क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी आप देखेंगे भी, अभी 2-4 दिन में ये देखेंगे कि मैं एक नौजवान को सपोर्ट करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि युवाओं को सपोर्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। आज जब युवा सवाल कर सकता है तो युवा जवाब भी दे सकता है, और युवाओं को आपको आगे लाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि नौजवानों के अंदर एक जोश बढ़ा जाए और काम लेना पड़े, तो नौजवानों को आगे लाना पड़ेगा। आज अगर फैज़ान जीता है ना, तो सब लोग ये समझता है कि एक बेटा के तौर पर काम करेगा, और मैं उन लोगों को बताऊँगा हर एक क्षेत्र में जाकर कि नौजवान को क्यों चुनना चाहिए। जब क्षेत्र संख्या 11 ठाकुरगंज प्रखंड एक नौजवान को चुन सकता है तो और लोग क्यों नहीं चुन सकता है। ये धनबल की राजनीति कब तक चलाएंगे आप? ये दबंगई की राजनीति कब तक चलाएंगे? ये ज़्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है। दबंगई की राजनीति और धनबल की राजनीति तब तक टिकने वाली है जब तक लोग जागरूक नहीं है। और अब लोग, जनता जागरूक हो चुकी है, जनता नौजवानों को चुनेगा, और ऐसा नौजवान जो हर चीज़ों पर बेबाक बोलता है, चाहे वो बट्टी वसूली का मामला हो, चाहे किसी थाना का मामला हो, या प्रखंड का मामला हो, जिला का मामला हो। क्या आपने नहीं देखा ठाकुरगंज प्रखंड में जब धांधली होता था, जब मोटेशन के नाम पर 3 से 4 हज़ार रुपया वसूला जाता था, कोई नहीं बोलने वाला था, सिर्फ एक फैजान बोलने वाला था। क्या मुझे ठाकुरगंज के लोगों से पैसे की इसका वोट का तो ज़रूरत नहीं था? और भी बहुत सारे जगह मैं गया हूँ और वहाँ के बारे में जब सवाल किया हूँ, वहाँ के लोगों के वोट की ज़रूरत नहीं थी मुझे, लेकिन वहाँ के युवाओं को जगाने के लिए आपको जाना पड़ेगा। आज अगर आप इस पत्रकारिता की दुनिया में आए तो आपको देखकर बहुत लोग पत्रकारिता करते हैं, क्योंकि अगर मैं किसी से मोटिवेट होकर पत्रकारिता शुरू किया था तो वो आपको देखकर, क्योंकि आपका नाम तंजील अहमद है, और मैं जब ये देखा कि जब आप ये कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ, तो मैं भी धीरे धीरे किसी ना किसी को अपना आइडियल मानकर काम शुरू करना पड़ता है। और आज मैं एक ऐसे लोगों के साथ चलने का कोशिश किया हूँ जो लोग हमारे इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का कोशिश करते हैं और काम करने का कोशिश करते हैं। ये तो राजनीति की यहाँ से शुरुआत है, आगे अगली मंजिल क्या है, अगला क्या सोच रहे हैं? अगर सब लोगों का साथ रहा और जिला पार्षद में ही मेरा कदम रुकने वाला नहीं है, और मैं रेगुलर कोशिश करते रहूँगा। अगर लोग चुनेंगे तो विधानसभा भी लड़ेंगे, यकीनन मुझे उम्मीद है। और क्योंकि लोग चुनेंगे, ठाकुरगंज और दिगल बैंक के लोगों को एक ऐसे नेता की ज़रूरत है, एक ऐसे रहबर की ज़रूरत है जो उनका हमेशा अपना होकर काम करे। और जितने लोग जीते हैं वो लोग कभी अपना होने का काम नहीं किए। आज मैं जीत गया हूँ, बहुत लोग मुझे टीका टिप्पणी भी कर रहे हैं। मैं कहता हूँ अभी करने की ज़रूरत नहीं टीका टिप्पणी, 2-3 दिन हुआ है, मैं अभी बहुत
आगे निकलना है, आप लोगों का खिदमत करना है मुझे। और मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करता था, अगर कि अल्लाह मेरा नीयत साफ़ है और मैं खिदमत करना चाहता हूँ तो मुझे खिदमत करने का मौका दीजिए। और मुझे लगता है कि मेरा अल्लाह ने मुझे कबूल किया है कि नहीं, ये लड़का खिदमत कर सकता है। मैं करूँगा आगे, आइंदा हमेशा आगे चलने का कोशिश करूँगा। अगर एक जो बैट्समैन है वो रन बनाता है तो ज़रूर उनके लिए जुड़ता है, लेकिन अपने टीम के लिए भी जुड़ता है। ऐसे ही अगर मैं आगे बढ़ूँगा तो अपने लिए भी आगे बढ़ूँगा और समाज के लिए भी आगे बढ़ूँगा। एक सवाल जो रह गया, आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है और क्या अभी पढ़ाई आपकी जारी है क्या? देखिए, हमारी ग्रेजुएशन तक पढ़ाई हुई है, जूलॉजी ऑनर्स हुआ है और अभी पढ़ाई लिखाई हमारी जारी नहीं है, बल्कि मैं एक स्कूल चलाता हूँ, इकरा मॉडल स्कूल के नाम से, जो भनकरद्वारी में चलता है। नर्सरी से 8 क्लास तक का CBSE बोर्ड का इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारे उस एरिया में, आप आए भी हैं, हमारे उस एरिया में लगभग 15 किलोमीटर रेडियस में एक भी स्कूल नहीं है, कोई भी सिस्टमेटिक स्कूल। तो मेरे दिल में पड़ा, जब मैं ये चाहा कि जो गवर्नमेंट स्कूल है उनमें एक कमेटी बनाकर कुछ अपने लड़कों को जोड़ दिया जाए, तो हमको सीधे जो वहाँ के हेड मास्टर थे, क्योंकि उस समय मैं पावर में नहीं था और हमारी कोई बहुत बड़ा हैसियत भी नहीं था समाज में, तो लोग मुझे सीधा इग्नोर कर दिए कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते थे। मैं ये चाहता था कि 5-10 लड़कों को उस स्कूल से जोड़कर हमारे स्कूल सिस्टम को बढ़िया अच्छा किया जाए गवर्नमेंट स्कूल में ही। लेकिन लोग जब मुझे करने नहीं दिए तो मैं एक प्राइवेट स्कूल चलाता हूँ और प्राइवेट स्कूल में लगभग हमारे 300 बच्चे हैं वहाँ पर, और सब लोग एक क्वालिटी एजुकेशन की तरफ जुड़ गए हैं और हम आगे भी कोशिश करते हैं। अब तो हम ये चाहेंगे कि प्राइवेट स्कूल ना बनाकर गवर्नमेंट स्कूल का एजुकेशन सिस्टम को सुधार कर उनमें पढ़ाई लिखाई का अच्छा माहौल क्रिएट किया जाए। जाते जाते आखिरी सवाल, प्राथमिकताएं क्या हैं अब 1 साल 2 साल में, क्या किन चीज़ों पे, किन मुद्दों पे नजर है? सबसे पहला अगर हमारी कोई प्राथमिकता है तो वो ये है कि एजुकेशन सेक्टर पे काम करना। हमको लगता है कि अब मैं जिला पार्षद बना हूँ और लोगों के मोहब्बत से बना हूँ, तो सबसे पहले एजुकेशन सेक्टर पे काम करेंगे। अगर हमारे यहाँ के बच्चे तालीम याफ्ता होंगे, वो कहीं पर भी जाकर कुछ कर सकते हैं। आज का बच्चा कल बहुत बड़ा कुछ कर सकता है, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है जो लोग उभारना नहीं चाहते हैं। लोग ये समझते हैं कि नहीं, जो बड़े लोग हैं वही डॉक्टर बनेंगे, वही इंजीनियर बनेंगे, वही पत्रकार बनेंगे, वही सब कुछ बनेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि गरीब का बेटा भी बहुत आगे जा सकता है। वो जो लोग ये समझते हैं कुछ नहीं कर सकता है, तो मैं उन लोगों को कहता हूँ कि आप फैज़ान को देख लीजिए, एक जुनून के साथ इलेक्शन लड़ा और 6 पंचायतों का इलेक्शन, जब लोग करोड़ों रुपये खर्च कर रहे थे, एक एक कैंडिडेट हैं जो 70 से 80 लाख रुपये जिला पार्षद में खर्च किए हैं, उन लोगों को मैं मात देकर लगभग 50,000 के अंदर में चुनाव को समेट दिया। मामूली बात नहीं है कि 6 पंचायतों का चुनाव और 50,000 रुपये के अंदर आप समेट देंगे, ये आसान नहीं होता है। एक प्लेटिना बाइक से, एक स्प्लेंडर प्लस बाइक से, बिना कोई वर्कर का, बिना कोई बूथ मैनेजमेंट का इलेक्शन जीत जाना, ये आसान नहीं होता है। लेकिन अगर आपके अंदर जुनून है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये हम लोगों को एक मैसेज भी देना चाहेंगे कि गरीबी होने का ढिंडोरा मत पीटिए। आप अपने गरीबी होने का ढिंडोरा पीटते हैं और समाज में जब आपकी बेटियों का शादी होता है, आप 4 से 5 लाख रुपया दहेज दे देते हैं और अपने बच्चों को आप पढ़ाई से दूर रख देते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि सीमांचल गरीब है। सीमांचल की गरीबी का कारण यही है कि हम लोग गैर ज़रूरियात चीज़ों पर खर्च करते हैं और जो हमारा जो फोकस होना चाहिए था एजुकेशन, उससे हम लोग दूरी बना लिए। यही वजह है कि हम लोग पिछड़ेपन में हैं। और जो एक रिपोर्ट आया कि किशनगंज सबसे गरीब जिला है, इनको सुधारने के लिए सभी जो लोकल लीडर है उनको आगे आना पड़ेगा। जो ऊपर लेवल के लीडर है उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है, उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है, वो लोग महलों में छुपे हुए रहते हैं। लेकिन जो बुनियादी लीडर हैं, जो वार्ड मेंबर बनते हैं, जो जिला पार्षद, जो मुखिया, जो समिति, जो सरपंच होते हैं, ये चीज़ों को सुधार सकते हैं, क्योंकि ये ज़मीनी स्तर पर जुड़े हुए होते हैं। सर, एक वार्ड मेंबर जो है वो अपने वार्ड का स्कूल को सुधार सकता है, उस पर दिमाग लगा सकता है। बहुत सारे चीज़ों पर काम नहीं कर सकता है, लेकिन स्कूलों पर काम कर सकता है। तो मैं एक वादा भी करता हूं और लोगों को ये बताता भी हूं कि जहां पर भी हो सकेगा हम बेबाकी से एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर पर काम करने का कोशिश करेंगे। चलिए, एक और सवाल याद आ गया जब चुनाव का आपने बात छेड़ा फिर से। स्ट्रेटजी आपकी चुनाव के दौरान क्या थी? डोर टू डोर जाते थे, भाषण देते थे चुनाव मार्केट में, या घूमते थे बस रैली निकाल के? क्या स्ट्रेटजी? देखिए, जो दो चीज़ खर्चे में आपने क्या जो 2 चीज़ सबसे ज़्यादा मेरा ये हुआ, तो एक तो ये था, जिस घर में भी मैं जाता था तो ये बोलता था कि मोर नाम फैजान छे, 23 सालेर एकटा मैं नौजवान और 6टा पंचायतेर इलेक्शन लड़ू जिला परिषदेर। तुम सर बेटालार उम्रेर छी, भाईलार उम्रेर छी, कारो पोतालार उम्रेर छी, इसलिए एकटा बेटा चुनो। यही हमारा स्ट्रेटजी रहा। और जब कभी भी हमको दुआ लेने का मन रहता था, जब भाषण देने के बाद, तो मैं लोगों से ये कहता था कि आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि फैजान का अगर नीयत साफ़ है तो इसको अल्लाह तबारक व तआला कामयाब करे, और आप मेरे लिए ये भी बद्दुआ कीजिए कि अगर इसका नीयत साफ़ नहीं है तो इनको हरा दे। ये दोनों चीज़ मैं कहता था। तो लोगों के दिलों पे उतरने का, दिलों पे राज करने का काम किया हूँ मैं, इसलिए मुझे चुना गया। नहीं तो आसान नहीं होता सर, बहुत हार्ड है इलेक्शन जिला पार्षद का। जब मैं चुनाव में उतरा भी था तो मैं अपने हिम्मत से पस्त हो चुका था। फिर एक बार उस बंदे का नाम लेता हूँ जिनका नाम बजलुर रहमान है, जिन्होंने मेरे बैक सपोर्ट में रहकर एक बाप का, एक भाई का, एक बेटा का, एक अच्छे दोस्त का होने का फ़र्ज़ निभाया है। और मैं ये
ये चाहता हूँ कि ज़िंदगी भर चाहे जिस मरहले में मैं रहूँ, हार जाऊँ जीत जाऊँ, वो मेरा ज़िंदगी है, लेकिन मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। ये उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि दिल में एक उनके लिए मोहब्बत है। हमेशा वो मेरे साथ रहा, अपने गाड़ी को बेच दिया मेरे लिए, अपने गाड़ी को 20,000 रुपये में बेच दिया। तो ये कुर्बानी है उनका। और एक ऐसे लोगों का ज़िंदगी में होना ज़रूरी भी होता है। लोग ये समझते हैं कि नहीं, जिनकी बीवी अच्छी होती है वो उनका बैक सपोर्ट रहता है, लेकिन मैं तो अभी शादी उदी किया नहीं हूँ, तो वो मेरे लिए बैक सपोर्ट बनने का काम किया था।